आगे और हाँ साथ में रहेगा ना, ऑनलाइन रहना वीडियो, ऑनलाइन रहना ये नहीं चलो कि बात करो। हाँ चलिए, वो वाला वीडियो दिक्कत हो गई थी थोड़ी सी, चलिए कोई बात नहीं, अब सही आ रहा है। सभी लोग इसी वीडियो को अब भैया डिलीट मत करना। जी सर, चलिए आज का हमारा जो विषय है वो है इतिहास। इतिहास एक परिचय। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से प्राचीन भारतीय इतिहास से प्रारंभ होके मध्यकालीन भारत से गुजरते हुए आधुनिक भारत तक की एक संक्षिप्त झांकी आप लोगों को देखने को मिलेगी। उससे पहले कुछ चर्चा हम लोग करेंगे कि आखिर इस लाइव प्रोग्राम का क्या मतलब होता है। वीडियो के माध्यम से भी हम लोग आपसे जुड़ सकते थे, आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते थे, आप लोगों की पढ़ाई करवा सकते थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने लाइव के ऑप्शन को क्यों चुना, ठीक है। तो इसके बारे में भी 2 मिनट की चर्चा होगी हम लोगों की, उसके बाद हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। चलिए एक आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए सभी लोग, फिर समझते हैं आखिर लाइव प्रोग्राम की क्या जरूरत पड़ी, वीडियो के माध्यम से हम लोग क्यों नहीं आए। एक छोटा सा शब्द आता है जिसको हम लोग अपनी दैनिक दिनचर्या में भी सुनते हैं, संचार। संचार, कम्युनिकेशन। आखिर ये संचार होता क्या है और लाइव के माध्यम से ये संचार कैसे अच्छा है, इस बात को भी हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखिए संचार क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन के लिए 2 पार्टी होना जरूरी है, 2 व्यक्तियों का होना बहुत जरूरी है, जैसे हम और आप, ठीक है। तो इसमें देखिएगा संचार में क्या होता है, एक व्यक्ति ए है और दूसरा बी है। ए अगर कोई बात कहता है और बी उस बात को समझ जाता है, ठीक है, हमने कोई बात कही और आपने वो बात समझ ली और समझकर फिर उसका उत्तर दे दिया, तो यही क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। ध्यान रखिएगा कम्युनिकेशन दो लोगों के मध्य होता है। अगर ए ने कोई बात कही और बी तक पहुंची और बी के समझ में आ गई और उसने तुरंत रिप्लाई दे दिया, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको हम लोग संचार कहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए इन्हें कुछ कहा, जैसे हम आपसे बहुत कुछ कह रहे हैं, अपने वीडियो के माध्यम से आप तक बात पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप तक बात तो पहुंच रही है और आप समझ नहीं पा रहे हैं, उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, या ये उत्तर देने वाला ऑप्शन आपके सामने नहीं है, तो इसका मतलब सबसे बड़ी दिक्कत है कि संचार पूर्ण रूप से नहीं हुआ, अधूरा रह गया। शुभम वाला पंखा बंद। तो इसका मतलब है संचार पूर्ण रूप से नहीं हुआ। देखिए यहां पे यही गेम है, हम लोग आपको लाइव पढ़ा रहे हैं, लाइव के माध्यम से हम आपके कमेंट तो ले रहे हैं, एक तरीके से हम लोग अप्रत्यक्ष संचार कर रहे हैं, इनडायरेक्टली वे में हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अगर आप हमसे लाइव जुड़े रहेंगे तो आपके उत्तर हम तक पहुंचे रहेगा और संचार की जो प्रक्रिया होती है ये पूर्ण रूप से चलती रहेगी। इसीलिए हम लोगों ने लाइव आना ज्यादा उचित समझा वीडियो की अपेक्षा। हम लोग यूट्यूब पे भी लाइव आ सकते थे, लेकिन उसकी अपेक्षा हम लोगों ने FB पर लाइव आना ज्यादा उचित समझा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि काहे हम लोग लाइव आ रहे हैं और इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। चलिए एक बार सभी लोग जो है शेयर कर दीजिए अपने अपने जो ग्रुप है उन सभी में। सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं। चलिए अभी भाई बहुत से लोग नहीं जुड़े हैं, जब तक कि
आप लोग अच्छे से जुड़ नहीं जाते। चलिए, पीयू सिंघानिया, हाँ, विपेंद्र यादव, ऋषि सर, राजू सेवा, इतने लोग अभी आए हुए हैं, सभी लोग जुड़ जाइए। फिर हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर हम लोगों का टाइम टेबल क्या रहने वाला है, किस प्रकार से हम लोग पूरे दिन। देखिए, सबसे पहला जो टाइम टेबल है हम लोगों का वो है 8 बजे का, 8 से 9। इसी आईडी पर, सागर क्लासेस की आईडी पर 8 से 9 करेंट अफेयर और साइंस, 2 क्लासेस आपकी चलती हैं, जिसमें सत्यम सर आप सबका मार्गदर्शन करते हैं और बेहतरीन टीचर हैं, इसलिए आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। और जो प्रतिदिन जो करंट अफेयर होता है ये भी आपको मिल जाता है इसमें 8 से 9 के बीच में। उसके बाद जो कल का प्रोग्राम है वो है 9 से 10। 9 से 10 के बीच में रीजनिंग रहने वाली है और रीजनिंग सौरभ सर के माध्यम से होगी। इनको सभी लोग जानते हैं, परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। सौरभ सर 9 बजे आप सभी के सामने लाइव आएंगे और रीजनिंग पर आप सबका मार्गदर्शन करेंगे। उसके बाद 10 बजे प्रतिदिन मैथ्स की क्लास रहेगी 10 से 11, मैथ्स की क्लास रहेगी। और शाम को 5 बजे या 6 बजे जैसा भी होगा आप लोगों को शेड्यूल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि 10 से शाम को 5 बजे या 6 बजे जो है आप सभी की जीएस की क्लास चलेगी। हो सकेगा तो हम ही आएंगे और राजशेखर सर के माध्यम से भी आप लोगों को राज व्यवस्था मिल सकती है। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए, जल्दी जल्दी आप लोगों को सभी चीजें मिल जाएंगी। तो आज हम लोग 3 दिन इतिहास पढ़ेंगे और 3 दिन बायोलॉजी पढ़ेंगे, जीव विज्ञान पढ़ेंगे, क्योंकि एनटीपीसी को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। किसको किया जा रहा है? एनटीपीसी को टारगेट किया जा रहा है। और अगर ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन में यूपीएसआई और लेखपाल, यूपीएसआई, लेखपाल और एनटीपीसी के बैच पढ़ने वाले हैं। लगभग उम्मीद ये है कि 15 तारीख से हम लोग ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए एक बार सभी लोग शेयर कर दें। शुभम सिंह जी आ गए हैं, आंचल सक्सेना, विकास द्विवेदी जी। ठीक है, तो ये आपके सामने शेड्यूल हो गया। ऑफलाइन कक्षाएं भी आप लोगों को बता दी गई हैं, संचार भी बताया गया है किस प्रकार का है, लाइव आना क्यों जरूरी है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं भारतीय इतिहास एक परिचय पर। देखते हैं, इसको मिटाने दे रहे हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि हमारे सामने कोई भी विषय है, कोई भी विषय, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, और चाहे करंट अफेयर्स हो, साइंस हो, और चाहे हिस्ट्री हो, इन सब में एक खासियत ये होती है कि सभी का, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी का एक कीवर्ड जरूर होता है। ठीक है, जैसे समझिएगा, इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाए तो उसमें हम लोगों को क्या समझ में आना चाहिए? शब्दावलियां। थोड़ा सा जूम कर दो। इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाए तो शब्दावलियां हम लोगों को जरूरी होती हैं। और अगर हम लोग पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? अनुच्छेद। अनुच्छेद पढ़ने पड़ते हैं, और अनुच्छेद आपके अगर मजबूत हो गए तो समझ लीजिए उस दिन से आपकी आधी पॉलिटी तैयार हो गई। ठीक है, अगर आपने भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को आप लोगों ने पढ़ लिया तो समझ लीजिए आपकी आधी से ज्यादा पॉलिटी वहीं पे कवर हो गई। इकोनॉमिक्स में शब्दावलियां होती हैं, मैथ्स में फार्मूले होते हैं, और रीजनिंग में तर्क शक्ति होती है। जितनी आपकी तार्किक क्षमता अच्छी होगी उतनी ही आपकी रीजनिंग अच्छी होगी। दूसरी चीज यहाँ पे और आती है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी, भूगोल, इसको हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ रहे थे, भारत का भूगोल चल रहा था, लेकिन कोविड के कारण जो है ये रुक गई। लेकिन हम लोगों को अगर कभी भी भूगोल विषय में ज्ञान प्राप्त करना है, भूगोल विषय में बहुत अच्छा ज्ञान रखना है, तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है मानचित्र या मैप।
मैथ जो है वो बहुत जरूरी होता है, पूरी रीढ़ होती है, किसी भी सब्जेक्ट को उठा लीजिए सब में एक रीढ़ होती है, आप उसको अगर सही से चुन लेते हैं, आप उसको मजबूत कर लेते हैं तो आपकी आधारशिला बहुत मजबूत हो जाएगी। चौथा जो विषय है वो है आपका हिस्ट्री, जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री में क्या जरूरी होता है? हिस्ट्री में आप देखिए सब कुछ भूल जाइए, लेकिन हिस्ट्री में आप कालक्रम को कभी मत भूलिए। ऐसा मत कीजिए कि हुमायूं को बाबर का पिता बना दें, या मान लीजिए यूरोपियों में फ्रांसीसियों को पहले बुला लें और पुर्तगालियों को बाद में बुला लें, तो ये आपका पूरा सब्जेक्ट जो है गड़बड़ हो जाएगा। वैदिक काल जहां पे है उसका कालक्रम याद कीजिए, मौर्य काल का, गुप्तोत्तर काल का, गुप्त काल का, राजपूत काल का, त्रिपक्षीय संघर्ष का, हर चीज का एक एक कालक्रम याद कर लीजिए कि पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, और इस तरीके से आप एक अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, उसकी रीढ़ को आपको पकड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये था, आप तो थोड़ा सा परिचय हो गया कि किस तरीके से सब्जेक्ट को हमें पढ़ना चाहिए। अब हम लोग शुरू करते हैं इतिहास को। इतिहास में हमने आपको पहले ही बता दिया कि आज सिर्फ एक संक्षिप्त परिचय है। इतिहास की एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि इतिहास एक काल्पनिक विषय है। ध्यान रखिएगा, इतिहास एक काल्पनिक विषय है। आपकी जितनी अच्छी कल्पना शक्ति होगी उतना ही अच्छा आपका इतिहास विषय होगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप जितना अच्छा सोच सकें कि किस तरीके से पूर्व वैदिक काल में स्थिति होती थी, किस तरीके से उत्तर वैदिक काल में स्थिति होती थी, किस तरीके से मौर्य काल की स्थिति होती थी, किस तरीके से गुप्त काल की स्थिति होती थी, अकबर ने क्या किया, हमारे समाज के लिए कितना अच्छा रहा। तो जितना आप अच्छा कल्पना कर पाए, जितना आप कल्पना शक्ति आपकी मजबूत होगी, आपका ये विषय उतना ही मजबूत होता चला जाएगा। और हमने दूसरी जो आपको रीढ़ की बात बताई कि विषय का अगर कोई हिस्ट्री इतिहास विषय में आपको पकड़ बनानी है तो इसके लिए आपको चाहिए कालक्रम, ठीक है। तो कमेंट करके बता दीजिए कि प्रशांत सिंह जी, ज्ञानेंद्र भैया भी जुड़ चुके हैं, रोजी वर्मा, हिमांशु, गोलू अवस्थी, प्रशांत, स्पर्श, सभी लोग जुड़ गए हैं। एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए जिससे सभी लोगों तक ये क्लास पहुंच जानी। टारगेट है हम लोगों का 100 का, ठीक है। तो आप लोगों को ये टारगेट में हमारी मदद करनी पड़ेगी कि किस तरीके से 100 शेयर होने चाहिए, ठीक है। हम लोग डेली बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। डेली कक्षाएं चल रही हैं, हर क्लास चल रही, मैथ की, रीजनिंग की चलेगी, कल से हिंदी की भी चलेगी, इंग्लिश की भी चलेगी, और बेहतरीन टीचर आपके सामने आएंगे। सुबह की जिस तरीके से आप लोगों ने सुबह की वीडियो पे शेयरिंग की, उससे हम लोगों का मनोबल, हमारी पूरी टीम का मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ गया, और इसी तरीके की हम लोगों की ये उम्मीद है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से जुड़ जाइए, एक बार शेयर कर दीजिए। कमलकांत आ गए हैं, ठीक है। प्रशांत भैया, हाँ चलिए शेयरिंग पे ज्यादा थोड़ा फोकस कर लीजिएगा। डेली नहीं कहा जाएगा, परेशान मत होइए कि आपके पीछे डेली पड़ा जाएगा। आज करिए, आज अगर शेयरिंग अच्छी होती है तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और इतिहास की और अच्छी कक्षाएं आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और कोशिश ये करेंगे कि जो टॉपिक अन्य जगहों पे छुड़वा दिए जाते हैं, जैसे आप अगर ढूंढिएगा हरदोई में देख लीजिएगा तो मराठा बहुत ही कम जगह पे पढ़ाया जाता है। कुछ राज्यों का विघटन हुआ था, उनको बहुत कम जगह पे पढ़ाया जाता है, लेकिन क्वेश्चन अगर वहां से आ जाता है तो हम लोगों का गलत हो जाता है, और एक एक क्वेश्चन ही हम लोगों की मेरिट बनाता है और सिलेक्शन दिलाता है, ठीक है। तो हम लोग उन पॉइंट्स को पढ़ेंगे जहां पे दूसरे लोग अटक जाते हैं, जहां पे दूसरे लोगों का प्रश्न गलत हो जाता है। सिर्फ एक काम, दूसरे से एक क्वेश्चन ज्यादा करके आना है, तभी आप मेरिट में रह पाएंगे, ठीक है। समझिएगा। चलिए हम लोग आते हैं अपने विषय की ओर और देखते हैं। भारतीय इतिहास की बात कही जा रही है। आप लोगों को अच्छे से पता है कि भारतीय इतिहास 3 खंडों में है। भारतीय इतिहास 3 खंडों में है। कौन कौन से? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ट्रेंड ये बना हुआ है सभी कोचिंगों का, सभी संस्थानों का, यहां तक कि जो विद्यार्थी हैं, जो प्रतियोगी छात्र हैं, उनके अंदर भी यही भावना रहती है कि सर आधुनिक पढ़ा दीजिए, आधुनिक में ही हम लोग टॉप कर लेंगे।
तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आधुनिक में आप 6 क्वेश्चन आए, 6 में 6 करके आए, मध्यकालीन से 2 क्वेश्चन आ गए तो आपने छोड़ दिए, प्राचीन भारत से 2 क्वेश्चन आ गए तो आप लोगों ने छोड़ दिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको हमेशा सभी जो जितने भी पार्ट हैं हिस्ट्री के, इन तीनों में थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान कितना होना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा आप सभी में करके आए। ऐसा जैसे मध्यकालीन में 4 प्रश्न आए, 4 में से आप 3 ही सही कर दीजिए। आधुनिक में 5 आए, 5 में आप 4 ही सही कर दीजिए। प्राचीन में 4 आए, इसमें भी 3 सही कर दीजिए। तो आपको सही सब में करना है। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि एक में हमने आधुनिक पढ़ ली और आधुनिक से प्रश्न आया, तुरंत उसको हिट किया और मेरा सही हो गया। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मानवीय प्रकृति यही कहती है कि हम लोगों से गलतियां जरूर होती हैं। कोई खुदा नहीं है हम लोग जो हम लोग गलती ना करें। चलिए शेयरिंग कर दीजिएगा एक बार सभी लोग। चलिए अब देखते हैं। एक छोटी सी बात और आप लोगों को बताना चाहते हैं। इतिहास विषय कोई एक विषय नहीं है, इसमें कई पार्ट आ जाते हैं। जैसे अगर हम लोग भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे तो राजनीतिक तौर पे भी हमें इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा पॉलिटी यहाँ पे आ जाती है, अनुच्छेद वगैरह नहीं आते, लेकिन राज व्यवस्था किस प्रकार प्राचीन भारत की राज व्यवस्था थी, किस प्रकार मध्यकालीन भारत की राज व्यवस्था थी, किस प्रकार आधुनिक भारत की राज व्यवस्था थी। ठीक है, तो इस तरीके से राजनीतिक व्यू भी देखना पड़ेगा, राजनीतिक दृष्टिकोण भी देखना पड़ता है, आर्थिक व्यवस्था भी देखनी पड़ती है, और साथ साथ धार्मिक, और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है सामाजिक व्यवस्था। अर्थात मिला जुला सहयोग जो है वो हम लोग भारतीय इतिहास में देखते हैं, और भारतीय इतिहास को 4 व्यू से हम लोग देखकर यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, राजनीतिक में जैसे हम लोगों ने वंश पढ़ लिया, वहां पे किस तरीके की शासन पद्धति, किस प्रकार के राजा थे, कौन सी उन्होंने प्रथा चलाई, किस तरीके से शासन किया, धर्म को कितना महत्व दिया, तो ये चीज देखते हैं। आर्थिक तौर पे ये देखते हैं कि समाज में किस प्रकार की वहां पे व्यवस्था थी, वहां पे उद्योग धंधे कैसे थे, और साथ ही साथ ये भी हम लोगों को देखना पड़ता है कि समृद्धि कितनी थी। अभी हम लोग हड़प्पा काल पे आएंगे, देखिएगा कितना बढ़िया वहां का विचित्र प्रारूप होता है। धार्मिक व्यवस्था पे अगर बात करते हैं तो धार्मिक व्यवस्था तो भारतीय इतिहास में साथ ही साथ चलती है। प्राचीन भारत हो धार्मिक आंदोलन चल रहे हैं, मध्यकालीन भारत हो धार्मिक आंदोलन चल रहे हैं, आधुनिक भारत हो धार्मिक आंदोलन चल रहे हैं। प्राचीन भारत की अगर बात करें तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म के माध्यम से हम लोग धार्मिक आंदोलन चलाए जा रहे थे। मध्यकालीन में सूफी लोग थे, मुसलमानों की तरफ से सूफी थे, और आधुनिक भारत में समाज सुधारक थे, जिसमें राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खान, बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती आते हैं, स्वामी विवेकानंद जी आते हैं, तो बड़े बड़े नामों से परिचित। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि प्राचीन भारत, आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत जो थी वो सिर्फ राजनीतिक तौर पर समृद्ध था। हम लोगों को यह भी जानना पड़ेगा कि किस प्रकार से धार्मिक रूप से भी इसमें सभी आंदोलन चल रहे थे। आगे बात करते हैं सामाजिक दशा की, स्त्रियों की दशा क्या थी, पुरुषों का क्या हिसाब था, और वर्णों की व्यवस्था क्या थी। तो ये सभी चीजें हम लोगों को इसमें सीखने को मिलेंगी। तो ये चारों दृष्टिकोण को लेके चलोगे तभी भैया सीख पाओगे, इससे पहले नहीं सीख पाओगे। ठीक है, हम लोग अगर फौरी तौर पे अगर पूछते हुए चले जाएंगे और सिखाते हुए चले जाएंगे तो ये उम्मीद कम रखना कि हमारा सिलेक्शन होगा। अभी छोटा सा पेपर जूनियर हिस्ट्री का 2019 नहीं उस पर नहीं, हाँ एक ही उस पर, हाँ उस नहीं एक ही पे चलने दो। ठीक है, एक बार शेयर कर दीजिएगा। तो हम लोग कहाँ पे थे, उधर गया। चलिए, हाँ क्या आ जाइए। चलिए राजशेखर सर भी हमारे साथ हैं, जरा थोड़ा सा इनसे भी परिचय हो जाए। सभी को गुड इवनिंग। उत्कर्ष सर आपको इतिहास के बारे में एक संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं अभी, उसके बाद आपको समग्र अवलोकन करने को मिलेगा इतिहास का। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, उत्कर्ष सर का हौसला बढ़ाइए, और इतिहास को जैसे हम आपको पॉलिटी में पढ़ाते हैं फिर वैसे ही इतिहास आप पढ़ेंगे। क्यों सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती घाटी सभ्यता कहने बात हो रही, उत्कर्ष सर आपको बताएंगे। जितनी भी बातें हैं, कांग्रेस बहुत लोग पढ़ाते हैं, उत्कर्ष सर पढ़ाएंगे आपको कांग्रेस, और फिर जो आपने बुक्स में पढ़ा है कांग्रेस, दोनों में आपको अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग। आप क्लास ज्वाइन करिए। जरा पॉलिटी के लिए भी बता दीजिए कि कब क्लासेस लेंगे। और
पॉलिटी की क्लास कब ले ली जाए? अच्छा आप लोग बता दें, कमेंट करके सभी लोग बता दीजिए। आप लोग कमेंट करके बताएं पॉलिटी की क्लास कब ले ली जाए। आते रहेंगे, ठीक है, जल्दी बताओ, जल्दी से बताएं भाई। सभी को गुड इवनिंग। आप लोग बताएं कि पॉलिटी की क्लास कब लेंगे, ले हम। अरे प्रशांत, दरअसल हमारे आपके रोज होंगे, ठीक है, बहुत जल्दी आपको एक नए सब्जेक्ट से और पॉलिटी बिल्कुल करंट से आपको जोड़ के पढ़ाने वाले हैं। और संभवतः परसों हम और आप मिलते हैं एक विस्तृत अध्ययन के साथ। तब तक आप लोग पॉलिटी का रिवीजन करिए और फिर आपके सवाल हमारे जवाब, ठीक है। सभी को गुड इवनिंग। राजशेखर सर ने आपको दर्शन दे दिए हैं। सुबह से काफी वीडियो पे लाइव में यही कहा जा रहा था कि राजशेखर सर की क्लास जो है वो जल्दी लगवाइए, तो बहुत जल्दी आप लोगों को क्लास मिलेगी। बस आप लोग ये लाइव की जो संख्या है इसको कैसे भी बढ़वा दीजिए, बाकी हम लोग अपनी पूरी मेहनत इसमें लगा देंगे और आप लोगों को एक अच्छा ज्ञान यहाँ पे जरूर मिलेगा। ये हमारा ये आपसे वादा है कि आप लोग इतिहास में, और चाहे राज व्यवस्था हो, चाहे मैथ हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे साइंस हो, किसी में आप जो है ये नहीं कह पाएंगे कि हमारे यहाँ से कोई दिक्कत है। आप लोग सीख के जाएंगे, और चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आप लोग ये जरूर सीख के जाएंगे। चलिए हम लोग अपनी बात करते हैं कि तीनों कालों में साथ ही साथ धार्मिक आंदोलन भी चल रहे थे और धार्मिक रूप से भी भारतीय समाज सशक्त हो रहा था और साथ ही साथ भारतीय इतिहास भी सशक्त हो रहा था। यहाँ पे बात सामाजिक की भी हम लोग करते हैं कि पुरुषों की दशा क्या थी, पुरुष प्रधान कौन सा समाज था, कौन सा नहीं था, सैंधव घाटी संहिता में किस तरीके की सामाजिक व्यवस्था थी, किस तरीके का वहां पे शासन पद्धति निर्माण किया गया था, और स्त्रियों की दशा जो सबसे बड़ा मुद्दा है आजकल का, स्त्रियों की दशा, महिला सशक्तिकरण, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखेंगे कि किस प्रकार से महिला सशक्तिकरण को यहां पर परिवर्तित करके आज हम लोग यहां पर आ पाए, ठीक है। ये बहुत अच्छे से समझने की बात है, महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि महिलाओं की दशा में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ और किस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर महिलाओं का जो स्तर था वो निम्न होता चला गया, ठीक है। आज भी हम लोगों के यहाँ से बहुत ज्यादा प्रयास किए जा रहे हैं और हम भी यही चाहते हैं कि ज्यादातर महिलाएं जो है सशक्त बने। महिला सशक्तिकरण की बात यहाँ पे होनी चाहिए तो बिल्कुल होगी हर चलिए भाई, अब हम लोग एक एक करके समझते हैं कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो यहाँ पे सबसे पहली बात हम लोग करेंगे प्राचीन भारत की। कालक्रम को बहुत ही अच्छे से समझिएगा और शेयरिंग बढ़ाते रहिएगा। प्राचीन भारत, अगर हम लोग प्राचीन भारत की शुरुआत करते हैं तो बायो में आप लोगों ने जीव विज्ञान में पढ़ा होगा कि मानव का उदय किस प्रकार हुआ। मानव का उदय, और यहाँ पे थोड़ा सा अंतर रहता है, मानव के उदय के बहुत बाद हम लोग यहाँ पर प्राचीन भारत पढ़ते हैं। प्राचीन भारत का अगर हम लोग शुरुआत मानते हैं तो कहां से मानते हैं? पाषाण काल से। पाषाण काल से हम लोग प्राचीन भारत की शुरुआत मानते हैं और पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में बांट लेते हैं। कितने भागों में बांट लेते हैं? 3 भागों में पाषाण काल को बांट लिया जाता है। कौन कौन सा? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण और नव पाषाण, ठीक है। 3 भागों में इसको बांट लिया जाता है। अगर इसकी हम लोग बात करें कि किस समय अवधि क्या रहती है तो यहां पे 25 लाख ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व 25 लाख से 10,000, यहां पे थोड़ा सा आप लोगों को संक्रमण काल भी मिलेगा, ठीक है, 1000 सालों का संक्रमण काल भी मिलेगा। तो पूरा पाषाण काल 25 लाख से 10,000 तक रहता है। और नव मध्य पाषाण काल की बात करें तो 9,000 से यहां पे 8,000 भी मान सकते हैं, 9,000 भी मान सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं, 8,000 तक। देखिए प्राचीन भारत में आप ये नहीं कह सकते यही था,
ये अनुमान होता है। आप भूतकाल में जाके तो ये बिल्कुल नहीं कह पाएंगे कि किस प्रकार से हम वहां पे ये हुआ करता था या वो हुआ करता था। ये तो हम लोगों का सिर्फ आकलन रहता है। तो 1000-2000 साल यहाँ पे कोई माने नहीं रखते। तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख गया है, इसको 4000 कर लीजिए, 4000 साल। नव पाषाण काल में हम लोग अगर बात करते हैं तो नव पाषाण काल में यहां पे भी हम लोगों को थोड़ी सी संक्रमणकालीन स्थिति मिलती है 9000 से 1000 ईसा पूर्व तक। तो ये हमारा पाषाण काल होता है। और जैसे ही नव पाषाण काल, यहां पे मानव विकसित नहीं होता है, यहां पे थोड़ा और विकसित होता है। और नव पाषाण आते आते मानव को एक संस्कृति की पहचान हो जाती है। और जैसे ही मानव को संस्कृत की पहचान होती है, तुरंत ही एक सभ्यता का जन्म होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता कहने लगते हैं। तो हमने ये बताया कि पाषाण काल तो क्यों कहा गया। पाषाण काल इसलिए कहा गया, मानव पाषाण से बने औजारों का प्रयोग करता था, इसलिए पाषाण काल कहा गया। मानव की अवस्था थोड़ी सी कम विकसित थी। धीरे धीरे मध्य पाषाण काल आते आते उसने थोड़ा सा अपना शिकारी जीवन या पशुपालन की ओर, कृषि की ओर अपना जीवन बढ़ाया। और उसके बाद विकसित अवस्था नव पाषाण काल आती है। नव पाषाण काल की अंतिम अवस्था जो होती है, उसको हम लोग वहां से शुरुआत एक नई सभ्यता का होता है, जिसको हम लोग सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जो सर्वमान्य तिथि मानी जाती है वो 2350 से 1700 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। अब ये मत कहिएगा कि किताबों में अलग लिखा है, ठीक है। हमने फिर बताया कि प्राचीन भारत में आप एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, सर्वमान्य हमने लिख दी है 2350 से आपका 1700 ईस्वी तक ये रहा, ठीक है। ये बात हमने लिख दी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। थोड़ी सी लंबी क्लास होगी, आप लोग धैर्य रखिएगा। जब आप आखिरी में जाएंगे, जब आप आधुनिक भारत में भारत को स्वतंत्र होते और वर्तमान स्थिति तक पहुंचते हुए देखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि इतिहास हम लोगों ने पढ़ ली और पता भी नहीं चला। तो सिंधु घाटी सभ्यता की हम लोगों ने बात कर ली। सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बाद हम लोग धीरे से आगे बढ़ते हुए किधर बढ़ते हैं, वैदिक काल की ओर। वैदिक काल, यहां पे थोड़ी सी बात सिंधु घाटी सभ्यता पे की जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, सभ्यता मतलब समझ लीजिए सभ्यता का अर्थ क्या होता है। जब कभी भी आप लोगों को एक नियोजित ढांचा दिखे, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक बिल्कुल विकसित ढांचा दिखने लगे, तो उसको हम लोगों ने क्या कह दिया, सभ्यता कह दिया। सभ्यता से संस्कृतियां बनती हैं। कैसे बनती हैं, सभ्यता जब दीर्घकालीन तक रहती है तो आपका वो संस्कृति बनती है। जैसे सनातन संस्कृति हो गई, सनातन धर्म हो गया, और सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता हो गई या वैदिक सभ्यता हो गई, ठीक है। तो सभ्यता का जो बहुत दीर्घकालीन विस्तार होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, संस्कृति में इसको चेंज कर दिया जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए अगर हम पे व्यक्तिगत तौर पे पूछा जाए तो आधुनिक यूरोपीय पद्धति से भी हम लोग उसकी तुलना कर सकते हैं। आप सोचिएगा कि कितना ज्यादा विस्तृत, कितना ज्यादा विकसित थी सिंधु घाटी सभ्यता। इतना अच्छा नगर नियोजन, इतनी अच्छी सामाजिक व्यवस्था, इतनी अच्छी धार्मिक व्यवस्था। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और यूरोपीय पद्धति की तरह लगता है, यूरोपीय नगरों की तरह तो उसको बसाया गया था। तो आधुनिक काल में जहां हम लोग मोहल्लों में देखते हैं कि नालियां कहीं से भी हैं, रोड जो है वो तिरछी है, तो ऐसा वहां पे कोई प्रमाण नहीं मिला है। वहां पर सुनिश्चित और सुनियोजित अर्थव्यवस्था और सुनियोजित ढंग से एक शहर बसाने की बात कही जाती है सिंधु घाटी के सभ्यताओं में। वैदिक काल को भी हम लोग 3 भागों में बांट लेते हैं। वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल हो जाता है, उत्तर वैदिक काल हो जाता है, और सबसे अंतिम अवस्था होती है सूत्र काल। देखिए कितना बड़ा अंतर पड़ता है। पूर्व वैदिक काल में महिलाएं भाग लेती थी सभा विदित में, महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। उत्तर वैदिक काल आते आते बहुत ही निम्न होती चली गई और थोड़ा सा गिरावट आ गई पूर्व वैदिक काल की तुलना में। लेकिन यहां पे थोड़ा सा ये सही कर लीजिएगा, उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, यहां पे उत्तर वैदिक है
और यहाँ पे पूर्व वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, सामाजिक व्यवस्था अच्छी थी, वर्ण व्यवस्था का नाम नहीं था, लेकिन वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन वर्ण व्यवस्था कर्म के ऊपर आधारित थी, ना कि हमारे जाति के ऊपर या जन्म के आधार पे वर्ण व्यवस्था नहीं थी। देखिए किस तरीके से भारतीय समाज में परिवर्तन आ रहा है और किस तरीके से वर्ण व्यवस्था का चरित्र बदल गया पूर्व वैदिक काल में, और सूत्र वैदिक काल में आते आते भारतीय समाज में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, महिलाओं की स्थिति निम्न हो गई। कहते हैं ठीक है, बात को समझे। सूत्र काल आते आते महिलाओं की स्थिति बहुत निम्न हो गई, जाति व्यवस्था जन्म आधारित हो गई और भारतीय समाज जो था वो एक बहुत ज्यादा उसमें गिर गया। अब देखिए जब इतना ज्यादा परिवर्तन हो गया, सूत्र काल एकदम बहुत ज्यादा खराबी आ गई, ब्राह्मणों का वर्चस्व हो गया, क्षत्रियों का वर्चस्व हो गया, तो ये देखिए जब भी समाज में कभी परिवर्तन आएगा, घोर क्रांति, घोर विडंबनाएं आ जाएंगी, धार्मिक असहिष्णुता आ जाएगी हर तरीके की, तो वहां पर एक आंदोलन चलाया जाएगा और उस आंदोलन को हम लोग क्या नाम देते हैं? धार्मिक आंदोलन। एक तरफ धार्मिक आंदोलन चलता है और एक तरफ राजनीतिक आंदोलन चलते हैं, दो भागों में वैदिक काल बट जाता है। धार्मिक की अगर बात की जाती है तो जैन धर्म जो हमारा हिंदू धर्म था वैदिक काल में, जो सनातनी धर्म था, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उसमें सुधार करने हेतु आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि जो स्थिति समाज में हो गई है, जो क्षत्रियों की दशा है, जो ब्राह्मणों की दशा है, जो अन्य वर्गों की, जो महिलाओं की दशा है, इसमें सुधार होना चाहिए, धार्मिक रूप से इसमें परिवर्तन होना चाहिए। और बात आती है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म का आंदोलन चलता है, बौद्ध धर्म का आंदोलन चलता है, लेकिन इनका उद्देश्य कैसा होता है? धार्मिक होता है। क्यों होता है? सूत्र काल में इतनी ज्यादा बुराइयां आ गई थी कि सामाजिक ताना बाना बिगड़ गया था। अब आगे बात करते हैं राजनीतिक तौर पे। राजनीतिक तौर पे बात यह हो जाती है कि वैदिक काल में धीरे धीरे लोग एक परिवार में, एक समूह में, एक समाज में रहने लगते हैं और समाज में रहने के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है जिसको हम लोग कहते हैं 16 महाजनपद। 16 महाजनपद बन जाते हैं। जब 16 महाजनपद बन जाते हैं अब भारत के उत्तर भारत में, तो धीरे धीरे क्या होता है? इन 16 महाजनपद में लड़ाइयां होने लगती हैं। जब 16 महाजनपदों में आपस में लड़ाइयां होती हैं तो टोटल 8 महाजनपद बचते हैं, और 8 में जब लड़ाइयां होती हैं तो 4 बचते हैं। भाई एक जीतेगा एक हारेगा, और 4 में जब लड़ाइयां होती हैं तो 2 बचते हैं, और 2 में लड़ाइयां होती हैं तो 1 बचता है, और 1 वही क्या होता है? मगध। अब यहां से संपूर्ण भारतीय इतिहास को हम लोग क्या कहने लगते हैं? मगध का भारतीय इतिहास। और मगध में मौर्य वंश का जन्म होता है, जिसके प्रणेता चंद्रगुप्त मौर्य माने जाते हैं और आचार्य चाणक्य मगध राज्य की स्थापना करने में सहयोग देते हैं। बताते रहिएगा जहां पे ना समझ में आए। ये सिर्फ एक परिचय है, ये कोई टॉपिक वाइज नहीं पढ़ा रहे हैं, एक तरीके से आप लोगों को बढ़ाते हैं। देखिए कहां थे? पाषाण काल से मगध पर आ गए, मगध का उत्कर्ष हुआ, 16 महाजनपद बिखर सब संयुक्त होकर एक मगध का उत्कर्ष होता है, और मगध का उत्कर्ष होते होते एक बहुत बड़ी सत्ता भारत में स्थापित होती है जिसका नाम होता है मौर्य वंश। आप यहां पे एक चीज समझिएगा जो हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि 16 महाजनपद थे और उसमें से एक बचा, अर्थात सत्ता का केंद्रीकरण हो गया, केंद्र में सत्ता आ गई, और केंद्रीकरण किसने किया? मगध के रूप में हुआ। और मगध में किस धर्म की स्थापना हुई? मौर्य धर्म की, मौर्य वंश की स्थापना होती। अब देखिए मौर्य अपने अपना काम करते जाते हैं, राजनीतिक तौर पे बढ़ते जाते हैं, और धीरे धीरे ये मत समझिएगा कि इससे पहले नहीं, नंद वंश भी था, ठीक है, जिसमें महापद्मनंद, कई वंश थे, लेकिन उनका हर एक वंश था, तो बहुत से वंश थे, लेकिन जो उभर के आया मगध का उत्कर्ष था और मौर्य साम्राज्य। ठीक है, तो देखिए मौर्य साम्राज्य में केंद्रीकरण हुआ, लेकिन मौर्य में अशोक के बाद उनके जो बेटे थे वो भी धर्म की ओर बहुत ज्यादा आकर्षित हुए। तो भारतीय समाज में, भारतीय सत्ता में, भारत के राजनीतिक परिदृश्य में एक बार फिर से विकेंद्रीकरण का युग आ गया। भारत की सत्ता कई हाथों में चली गई। विकेंद्रीकरण क्या कहेंगे? इसको विकेंद्रीकरण कहेंगे। भारत की सत्ता फिर से कई हाथों में चली गई। डिसेंट्रलाइजेशन इसको बोलते हैं, और डिसेंट्रलाइजेशन को अगर हम लोग वंश के रूप में देखें तो इसको कहा जाता है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर
काल। मौर्योत्तर काल का मतलब है जिसमें शुंग वंश, कर्ण वंश, इक्ष्वाक वंश, कई वंश इसमें आते हैं। अर्थात जो भारत एक संयुक्त भारत था अशोक के समय में, आप समझ लीजिए कि ब्रिटिश भारत से भी बड़ी सत्ता अशोक की थी। अशोक को महान कहना सर्वथा उचित है, हम तो इसी को महान मानते हैं, ठीक है। भारत की सबसे ज्यादा इसी में विस्तार था आपका अशोक में। और यहां पे मौर्योत्तर काल आते आते फिर से भारत कई टुकड़ों में विभाजित हो गया, जगह जगह पे क्षेत्रीय राजा होने लगे और मौर्योत्तर काल का जन्म हुआ। लेकिन ये स्थिति बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चली। मौर्योत्तर काल में जो विकेंद्रीकरण था इसको खत्म करने के लिए एक वंश आता है गुप्त वंश, जो फिर से जो वंश बटे हुए थे उनको फिर से एक साथ जीतता है, जिसमें चंद्रगुप्त का नाम आता है। चंद्रगुप्त प्रथम विक्रमादित्य, द्वितीय विक्रमादित्य, गुप्त वंश का नाम आता है। और फिर से यहां पे क्या हो जाता है, केंद्रीकरण होता है। और केंद्रीकरण का अर्थ है फिर से सत्ता जो बहुत से लोगों में बटी थी अब सिर्फ एक लोगों में बटती है, एक राजा होता है जिसका नाम होता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है। तो हम लोगों ने कहां से शुरुआत की, पाषाण काल से शुरुआत की। पाषाण काल के बाद हम लोग किस पे आए, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से वैदिक काल, वैदिक काल से 16 महाजनपद, 16 महाजनपद से मगध का उत्कर्ष और मौर्य काल। मौर्य काल से मौर्योत्तर काल में आते हैं जहां पे विकेंद्रीकरण हो जाता है, सत्ता कई हाथों में चली जाती है। उसके बाद गुप्त वंश की स्थापना होती है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भारत के बहुत से राज्यों को जीत के एक केंद्रीकरण सत्ता का स्थापना करते हैं और नींव डालते हैं गुप्त वंश की, ठीक है। अब देखिए, लेकिन ये भी सत्ता बहुत दिन तक नहीं रहती। चंद्रगुप्त प्रथम अच्छा काम करते हैं, चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त अच्छा काम करते हैं, कुमारगुप्त तक बहुत अच्छा काम होता रहता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बेटे का बेटा, बेटे का बेटा जो है वो फिर से महान होता चला जाए। एक दिन ऐसा भी आता है जब सत्ता टूटनी होती है, जब वहां पर विकेंद्रीकरण होता है, विखंडन होता है राज्य का, और वही होता है गुप्त वंश में। गुप्त वंश का अंतिम शासक जो था पुरगुप्त, उसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है और एक नया काल आता है गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल, गुप्तोत्तर काल में फिर क्या आ जाएगा, विकेंद्रीकरण आ जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन आ जाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है भारत फिर से कई राज्यों में टूट जाता है गुप्तोत्तर काल में, जिसमें सबसे ज्यादा हर्षवर्धन, आपने सुना होगा थाने का वर्धन वंश जो था वो बहुत ज्यादा यहां पर महत्व रखता है। गुप्तोत्तर काल बस यहीं तक जो है, गुप्तोत्तर काल का जो अंतिम वो होता है यहीं तक होता है आपका प्राचीन भारत। प्राचीन भारत, इसकी अगले की जो स्थिति आएगी वो भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। पहले इतनी बात समझ लीजिए कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। कुछ थोड़ा सा माइंड मेकअप हुआ कि पाषाण काल, पाषाण काल के बाद सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद वैदिक काल, वैदिक काल के बाद 16 महाजनपद काल, 16 महाजनपद काल के बाद आपका एक महाजनपद बनता है मगध। मगध में मौर्य काल का उदय, दो भागों में बढ़ जाता है, राजनीतिक, धार्मिक। धार्मिक में जैन धर्म का आंदोलन, बौद्ध धर्म का आंदोलन। इधर मौर्य काल, मौर्य काल का पतन, मौर्योत्तर काल, और मौर्योत्तर काल के बाद फिर केंद्रीकरण सत्ता, गुप्त काल, गुप्त काल का पतन, गुप्तोत्तर काल, ठीक है। अब यहां पर हम लोग स्टॉप लेते हैं प्राचीन भारत का। बस यहीं तक आपका प्राचीन भारत है, ठीक। आप लोगों को समझ में आया? चलिए बताइए, एक बार कमेंट करके बताइए। शेयर भाई नहीं कर रहे हैं आप लोग, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। भैया बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जिसने जिसने भी शेयर किया है। हमें लगता है आज जो है रिकॉर्ड शेयर हुए हैं। शेयर की संख्या अगर आप लोगों को बता दें तो 262 शेयर हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही प्रत्येक टीचर के में अगर आप लोग सहयोग दे दें, ठीक है, तो हम लोगों का जो लाइव डिस्कशन है ये बेहतरीन रूप से छाके आएगा और आप लोगों को बहुत फायदा इसमें होगा, ठीक है। आंचल सक्सेना बिल्कुल सर, रोजी वर्मा बिल्कुल, गोलू अवस्थी और अभिषेक कुमार, सभी लोग, सत्येंद्र सिंह, सभी लोगों ने बढ़िया कहा है। आप लोगों को समझ में आ जाए यही बहुत बड़ी चीज है। एक छोटा छोटा सा ओवरव्यू। चलिए भाई, अब हम लोग बात करते हैं प्राचीन काल से मध्यकालीन भाग की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। गुप्तोत्तर काल तक हम लोग पहुंच गए। थोड़ा सा
देखिए प्राचीन भारत अर्थात प्राचीन भारत का जो अंतिम गुप्तोत्तर काल, ठीक है, यही तो था अंतिम चरण, अंतिम। अब देखिए गुप्तोत्तर काल का जो अंतिम चरण था, गुप्तोत्तर काल का अंतिम चरण और मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत का पहला चरण, प्रथम चरण। देखिए मध्यकालीन भारत में दो भाग होते हैं। अब देखिए यहां पे भी आपको दो चीजें मिलती हैं। मध्यकालीन भारत, जब प्राचीन भारत का अंतिम चरण गुप्तोत्तर काल और मध्यकालीन भारत का प्रथम चरण चल रहा था, तो इन दोनों के बीच में एक काल था जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संक्रमण काल। अब देखिए संक्रमण काल में क्या था, गुप्तोत्तर काल आपको पता है कि कई वंशों में विभक्त हो गया था, कई जगह पे बट गया था गुप्तोत्तर काल। और गुप्तोत्तर काल में भारतीय सत्ता, भारतीय समाज, भारतीय राजनीतिक परिदृश्य, भारतीय शासन कई भागों में बट गया, कई राजा हो गए, सब कुछ हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है भारत में विकेंद्रीकरण की अवस्था थी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। संक्रमण काल की स्थिति, अब संक्रमण कालीन स्थिति देखिएगा तो यहां पे हमें समझ में आता है कि जब संक्रमण कालीन स्थिति होती है तो उसमें कुछ पता नहीं लगता। यहां पे भारतीय इतिहास अंधकारमय हो जाता है और अंधकारमय हो जाने के कारण यहां पर एक छोटा सा बहुत से वंश आ जाते हैं, लेकिन उसमें एक आप लोगों को पढ़ना होता है राजपूत काल, राजपूत काल। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है त्रिपक्षीय संघर्ष, इसको हम लोग खुद डिस्कस करेंगे। त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष पे भी हम लोग बात करेंगे, एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे, अभी सिर्फ परिचय। राजपूत काल, त्रिपक्षीय संघर्ष, राजपूत काल, चौहान वंश, परमार वंश, ये सभी जितने वंश हैं ये सभी मिला के संक्रमण कालीन स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, संक्रमण कालीन स्थिति को राजपूत वंश कहते हैं। और त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके मध्य हुआ था, एक आपका पाल वंश था, एक आपका राजपूत थे और एक आपके गुर्जर प्रतिहार थे, ठीक है। तो त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज को लेके होता है, गंगा नदी घाटी को लेके होता है। अब ये भी आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ और होने के कारण क्या थे, सबसे इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो संक्रमण कालीन स्थिति होती है, राजपूत काल चल रहा होता है। और राजपूत काल का आप लोगों को याद होगा, हमने बताया राजपूत लोगों का काल था, इसमें एक वंश आता है चौहान वंश, ठीक है। ध्यान रखिएगा कौन सा वंश आता है, चौहान वंश होता है, जो मध्यकालीन भारत की प्रथम अवस्था होती है, चौहान वंश। एक विश्व स्तर पे अभी आप ध्यान रखिएगा, एक विश्व स्तर पे भी प्राचीन भारत गुप्तोत्तर काल के बाद एक घटना होती है जो होती है इस्लाम का उदय। इस्लाम का उदय होता है और उदय होने के साथ ही साथ भारत में राजनीतिक परिदृश्य बढ़ता है, संक्रमण कालीन आता है, भारतीय इतिहास अंधकार में हो जाता है। और यहाँ पर मध्य इस्लाम का उदय हो रहा होता है। तो इस्लाम वाले आप लोग खुद ही समझते होंगे कि उधर से थोड़ा सा वो लोग विस्तारवादी थे, जो इस्लामिक कंट्रीज थे वो इस्लामवादी थे। उन्होंने क्या कहा कि भारत के ऊपर आक्रमण किया जाता है और भारत में जो पहला आक्रमण होता है वो क्या होता है, किसका होता है बताएगा कोई? चलिए हम ही बताते हैं, टाइम ज्यादा लग जाएगा, वैसे हमारे बच्चे बहुत होशियार हैं, ठीक है। अक्षत श्रीवास्तव, सुमित सिंह, प्रीति सिंह, ठीक है, सभी लोगों का कमेंट सही आ रहा है। चलिए देखते हैं। इस्लाम का उदय होता है और इस्लाम की तरफ से आते हैं मोहम्मद बिन कासिम। भारत के ऊपर बहुत पहले ही आक्रमण कर देते हैं, लेकिन इनका आक्रमण पश्चिम तक ही सीमित रह जाता है, लेकिन भारतीय केंद्रीय सत्ता को कोई भी ठेस नहीं पहुंचा पाते। जब केंद्रीय सत्ता को कोई भी ठेस नहीं पहुंचा पाते हैं मोहम्मद बिन कासिम को बेचकर, तो उसके बाद हमारे यहाँ चौहान वंश चल रहा होता है। चौहान वंश जब चल रहा होता है तो भेजते हैं गजनवी को भेजते हैं। गजनवी ने भी 18 आक्रमण किए थे, हमारे यहाँ के सोमनाथ मंदिर को आक्रमण में तोड़ डाला था, बहुत सी चीजें इन्होंने की थी, एक एक आक्रमण को हम लोग समझेंगे। तो
मोहम्मद कासिम के बाद अगर अरब का कोई आक्रमण होता है तो गजनबी के रूप में होता है, और गजनबी के रूप बाद अगर किसी का आक्रमण होता है तो मोहम्मद गौरी का होता है, और मोहम्मद गौरी का आक्रमण चौहान वंश के साथ होता है, पृथ्वीराज चौहान के साथ होता है। यहाँ पे हमारे राजपूत काल का अंतिम भारतीय सम्राट अगर पूछा जाए तो चौहान के पृथ्वीराज चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान का अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है पृथ्वीराज चौहान कौन थे, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। ये ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान प्रथम नहीं थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। ठीक है, मोहम्मद गौरी की पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई होती है। तराइन का प्रथम युद्ध होता है, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, और द्वितीय युद्ध में चौहान हार जाते हैं इनको बंदी बनाकर। बाकी बहुत लंबी कथा है, इसको हम लोग आज इतना नहीं डिस्कस कर पाएंगे। लेकिन गौरी की लड़ाई चौहान से हो जाती है। जब चौहान से लड़ाई हो जाती है तो चौहान हार जाते हैं, और चौहान जब हार जाते हैं तो मोहम्मद गौरी अपने सिपे सालार, क्या नाम था, ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय सत्ता जो चौहानों से जीती जाती है, दिल्ली को अपने कैद में करके भारत से निकल जाते हैं। आगे चल के गौरी की मृत्यु वगैरह हो जाती है, उस पर नहीं हम लोग आएंगे। तो ऐबक यहाँ पर आ जाते हैं, और मध्यकालीन भारत का सबसे पहला चरण जो है वो ऐबक के रूप में ही होता है। गुलाम वंश की नींव पड़ती है और दिल्ली सल्तनत इसको कहा जाता है। समझिएगा, मध्यकालीन भारत स्टार्ट हो गया। शेयर कर दीजिएगा सभी लोग एक बार। मध्यकालीन भारत अब यहां पर स्टार्ट हो जाता है। देखिए, मध्यकालीन भारत हमने क्या बताया, ऐबक से प्रारंभ होता है। ऐबक कब आते हैं, सॉरी यहां पे गलत लिख गया था, ऐबक 1206 में दिल्ली पर राज करते हैं। दिल्ली राजधानी नहीं होती है। ऐबक वास्तविक रूप से दिल्ली पर शासन करने वाला व्यक्ति नहीं था। वो बहुत ही भला, एक तरीके भले नहीं कह सकते क्योंकि जितने भी आक्रमणकारी थे उनको हम भला नहीं कर सकते, लेकिन अन्य जो आक्रमणकारी थे उनकी तुलना में बहुत ही शिष्ट था। कारण यह था कि ऐबक ने कभी भी सम्राट अपने आप को समझा ही नहीं। ठीक है, उसने दिल्ली में अपनी राजधानी तक नहीं बनाई, लाहौर से बैठा बैठा शासन करता रहा। तो यहां पर मध्यकालीन भारत में स्थापना होती है दिल्ली सल्तनत, जिनकी राजधानी दिल्ली रहती है। दिल्ली सल्तनत किसको कहेंगे, जिसकी राजधानी दिल्ली रहती है, दिल्ली सल्तनत कहलाती है। दिल्ली सल्तनत में पांच वंश आते हैं। सबसे पहले ऐबक का गुलाम वंश आता है, 1206 से प्रारंभ होके ये 1290 तक जाता है, 1290 तक जाता है। गुलाम वंश के ठीक बाद आता है तुगलक, खूब सुनते होंगे, तुगलकी फरमान सरकार ने जारी कर दिया, तो ये वहां का मुहावरा बोल दिया जाता है। तुगलक के बाद खिलजी आते हैं, खिलजी के बाद सैयद आते हैं। इनके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। और सैयद के बाद आते हैं लोदी। सैयद के बाद कौन आता है, लोदी आते हैं। 1206 से 1290, 1290 से 1320 तक, 1320 से 1414 तक, 1414 से 1451 तक, और 1451 से 1526 तक। बेहतरीन बात है, दिल्ली सल्तनत में 5 वंश होते हैं, गुलाम, तुगलक, खिलजी, सैयद, लोदी। अब जैसे ही लोदी का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, 1526 में मुगल आक्रमण करते हैं। 1526 में प्रथम पानीपत का युद्ध होता है, और मुगल की तरफ से कौन होता है, बाबर जब इब्राहिम लोदी से लड़ता है तो इब्राहिम लोदी उसमें हार जाता है, और भारत में नींव किसकी पड़ जाती है, मुगल वंश। दिल्ली सल्तनत के बाद क्या आ जाता है, मुगल वंश आ जाता है। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। सभी लोग शेयर कर दीजिएगा एक बार, वैसे भी बहुत कर दिया है। चलिए ठीक है, तो नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, ये अभी हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे भी। मध्यकालीन भारत में मुगल वंश आ जाता है लोदियों को हराने के बाद। देखिए ये सभी लोग जो हैं बहुत चाटुकार होते हैं। इनका कोई इब्राहिम लोदी के चाचा जो थे, सैयद लोदी करके एक नाम था, तो उन्होंने बाबर को भारत के ऊपर आक्रमण करने के बुलाया। बाद में उन्हीं के साथ लड़ाई भी होती है बाबर की। जिसने जिसको बुलाया बाद में उसी के साथ लड़ाई हुई।
जैसे पृथ्वीराज चौहान को लड़ाई के लिए पराजित करने के लिए गौरी को आमंत्रित किया था तराइन जयचंद ने, तो बाद में चंदावर के युद्ध में फिर उनके साथ लड़ाई हुई जयचंद के साथ गौरी की और हराया उन्होंने। गौरी ने उनको जयचंद को इसी प्रकार जिसने भी बुलाया सबको हराया गया। तो हम लोग किस पे आ गए थे? मुगल वंश आ गए थे। मुगल वंश में क्या होता है? शासक होते हैं बाबर, हुमायूं, हमें पता है आप लोगों को ये आता है खूब, लेकिन यहां पे सिर्फ संक्षिप्त विवरण है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और फिर औरंगजेब। भारतीय शासन में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। बाबर को पढ़ना, हुमायूं को पढ़ना, अकबर को पढ़ना, जहांगीर को पढ़ना, शाहजहां को, औरंगजेब को, सबको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। और जैसे ही मुगल काल का अंतिम शासक औरंगजेब 1707 में इनकी मृत्यु होती है, और जैसे ही इनकी मृत्यु होती है उसके बाद के जो शासक होते मुगल शासक ही हैं, लेकिन उनको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? उत्तरवर्ती मुगल शासक, उत्तरवर्ती मुगल। ठीक है, क्या बोलेंगे उनको? मुगल, उत्तरवर्ती मुगल। देखिएगा औरंगजेब के समय में दो कहानियां हो जाती हैं। ठीक है, एक तरफ उत्तरवर्ती मुगल शासन चलता है और दूसरी तरफ यूरोपियों का आगमन भी अपने चरम पे होता है। देखिए यूरोपियों का आगमन तो अकबर और उन्हीं के काल से होने लगा था, इब्राहिम लोदी के काल से ही। लेकिन जब ऐसा नहीं था कि थोड़े थोड़े क्षेत्र पे वो सीमित रहते थे, कोई उनका हस्तक्षेप नहीं था शासन में। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जैसे ही औरंगजेब जो बहुत शक्तिशाली शासक था, भारतीय सत्ता पर, भारतीय शासन प्रणाली पर उसका बहुत पकड़ थी, निचले जमीनी स्तर तक की उसने कार्य किए थे। हम लोग मानते हैं कि धर्मांध शासक था, लेकिन धर्मांध के अलावा भी उसकी पकड़ थी, कई अच्छे उसने कार्य किए। एक बहुत ही विवादास्पद एक प्रश्न है जिसको मतलब हम लोग अपनी उम्मीद से ज्यादा मानते हैं। देखिए पूछा जाता है कि पीसीएस में आ भी चुका है, यूपी पीसीएस में, कि भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा या भारतीय मुगल काल में सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदारों की संख्या किसकी थी, किसके शासन काल में थी? तो यहां पे उत्तर जो था वो औरंगजेब था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या भाई? अच्छा कमेंट है। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ बिल्कुल सही प्रशांत कह रहे हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। गुलाम के बाद खिलजी थे, गुलाम के बाद खिलजी, थोड़ा सा गलत लिख गया था, आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, गुलाम के बाद खिलजी थे और खिलजी के बाद तुगलक थे। चलिए इसके लिए माफी। ठीक है, सही कर लीजिएगा इसको। तो चलिए अब यहां पे देख रहे हैं औरंगजेब की बहुत ज्यादा पकड़ थी, लेकिन औरंगजेब के जो उनके उत्तराधिकारी थे ये बहुत ज्यादा निकृष्ट दुष्ट थे, मान लीजिए इनको। ठीक है, तो इनके साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत थी, बहुत ज्यादा इनके पावा परवावा कमा के रखे थे, एक तरीके से बहुत इनके पास ऐशो आराम की चीजें थी, बहुत धन दौलत थी। औरंगजेब ने खुद इतना इकट्ठा, और ऊपर से ये जितने भी थे इन्होंने सब बना के चले आ रहे थे सम्राट, बहुत ज्यादा। औरंगजेब का साम्राज्य बहुत बड़ा था, दक्षिण भारत, यहां तक कि अकबर से भी बड़ा साम्राज्य औरंगजेब ने दक्षिण भारत को भी जीत लिया था। तो भाई जिसकी ज्यादा संपत्ति हो जाएगी वो उड़ाएगा तो जरूर ही। और जैसे ही औरंगजेब मरते हैं इनके लड़के आपस में लड़ने लगते हैं और आपस में ही हत्याएं होने लगती हैं। और ये काम शुरू तो शाहजहां के काल में ही हो गया था, लेकिन औरंगजेब का काल आते आते इतनी निकृष्ट स्थिति हो जाती है कि आपस में ही इतने भोग विलासी होते हैं। सिर्फ एक इनके बाद वाला इनका लड़का मुअज्जम, जिसको कहते हैं मोहम्मद बहादुर शाह प्रथम कह सकते हो, बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम और मुअज्जम, 3 नाम थे उसके। तो उत्तरवर्ती काल में वही एकमात्र कायदे का व्यक्ति था जिसने थोड़ा बहुत बचा पाया खाने भर का। और इतनी गंदी हालत हो गई थी उत्तरवर्ती मुगल शासकों की। अभी देखते किस तरीके से, इधर देखिए यूरोपियों का आगमन होता है, यूरोपीय अपनी उन्नति प्राप्त करते हैं, अपने चरम पे पहुंच जाते हैं, और इधर उत्तरवर्ती मुगल काल ये क्या करते हैं, ये सब अपना बेच के खा जाते हैं। यहां तक कि लाल किले के बर्तन तक इन्होंने बेच लिए। जहां पे मुगल, देखिएगा यहां पे हम लोग आ गए हैं 1857 की क्रांति, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर।
बीच का बहुत सी चीजें छोड़ दी हैं, लेकिन आप लोग उसको थोड़ा सा नजरअंदाज कीजिएगा, नहीं तो परिचय ना हो कि ये किताब हो जाएगी, तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बात होगी। तो 1857 की बात होती है जफर, ठीक है। जफर के टाइम पे ये हालत थी कि मुगल कालीन जो राजकुमारियां थी वो बर्तन मांजने पे विवश हो गई थी, जहां पे औरंगजेब ने इतनी बड़ी सत्ता स्थापित कर दी थी, पूरा भारत, दक्षिण भारत तक इन्होंने कवर कर लिया था, लेकिन अंतिम आते आते इन्हें मुगल लाल किला तक बेचना पड़ गया। इनका हाल ये हो गया था कि इन्होंने लाल किला के अंदर इनका साम्राज्य रह गया था, तो इसीलिए बहादुर शाह जफर को कहा जाता है बिना साम्राज्य का सम्राट थे, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि लाल किले के अंदर वो राजा थे, सम्राट थे, लेकिन उनका बाहरी कोई भी हस्तक्षेप नहीं था, बाहर कहीं भी साम्राज्य नहीं था। तो इतनी निकृष्ट स्थिति होती है। आप देखिएगा पतन की प्रक्रिया क्या होती है, इतनी गंदी तरीके से पतन हुआ, एक भी उत्तराधिकारी योग्य साबित नहीं होगा, सब धूर्त साबित हुए। बिल्कुल सही बात है। अगर किसी को खराब लग रहा हो तो माफी चाहते हैं, लेकिन धूर्त ही थे, अयोग्य थे, विलासी प्रवृत्ति के थे। आप सोचिए इतने बड़े साम्राज्य को बेच दिया, कतई कुछ बचा ही नहीं इनके पास। 1857 आते आते लाल किले के किले में इनकी सत्ता रह गई, सिर्फ इनकी जफर की सत्ता यहां पे रह गई। और यहां पे यूरोपीय बढ़ते चले गए, यूरोपियों में भी बहुत यूरोपीय आए, फ्रांसीसी, पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद डच आए, डच के बाद आपके अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, और उसके बाद डेनम आए, ठीक है। तो यहां पर अंतिम रूप से सफल कौन हुआ था, सभी लोग जानते हैं, अंग्रेज सफल हुए थे। और इधर कौन सफल हुआ था, यहां पर जफर की सत्ता चली गई थी, इनको रंगून भेज दिया गया था, अर्थात अंतिम उत्तरवर्ती मुगल बादशाह जफर थे, इनको भेज दिया गया था, और अंतिम रूप से अंग्रेजों की सत्ता यहां पर स्थापित हो गई। पहले चल बहुत दिन से रही थी, औरंगजेब के बाद से ही बहुत जल्दी इन्होंने यूरोपियों ने, अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य बढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं था। प्रत्यक्ष कैसे नहीं, अब यहाँ पे बात करते हैं। अब हम लोग मध्यकालीन भारत से होते हुए अब कहां पहुंच गए हैं, आधुनिक भारत के चरण में प्रवेश कर गए, ठीक है। किसमें प्रवेश किया है, आधुनिक भारत में प्रवेश किया है। अब देखिएगा किस तरीके से उत्तरवर्ती मुगल काल से जो इतिहास माना जाता है वो आधुनिक भारत का माना जाता है। तो हमने क्या बताया, उत्तरवर्ती जो मुगल काल था ये निकृष्ट साबित हुआ, और यहां पे अंग्रेज जो थे वो अपनी उन्नति पे थे। अंग्रेज कहां पे थे, अपनी उन्नति पे थे। अब देखिएगा यहां पर अंग्रेज भी दो थे, दो तरीके से राज किया। एक ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, 1857 तक इन्होंने भारत के ऊपर राज्य किया। 1857 के बाद ब्रिटेन, अर्थात जो संसद थी, संसद ने प्रत्यक्ष रूप से यहां पर भारत को अपना उपनिवेश बना लिया। यहां पर क्या था, 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी, थोड़ा सा पॉलिटी का भाग भी हम लोग एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सत्ता हस्तांतरण हुआ, कंपनी ने किस तरीके से ब्रिटेन को अपनी सत्ता दे दी और ब्रिटेन ने भारत को किस प्रकार अपनी सत्ता दे दी। तो इतना ही लेक्चर हम पॉलिटी का लेंगे, बाकी कोई विषय नहीं। बाकी राजशेखर सर हैं उसके लिए, विद्वान आदमी है राजशेखर जी। चलिए देखते हैं। बाकी हमारे बहुत से मित्र हैं वो भी पॉलिटी में विद्वान हैं, ठीक है, तो उस सब्जेक्ट में हमें हस्तक्षेप नहीं करना है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1857 तक यहां पर अपनी कामयाबी की और अपनी सत्ता को भारत में स्थापित रखा। लेकिन 1857 में अंग्रेजी ब्रिटिश संसद को यह मौका मिल गया। कोई भी नहीं चाहता कि हमारे देश की कंपनी दूसरे देश के ऊपर राज कर ले, सब लोग प्रॉफिट चाहते थे। और यूरोप के देश इतने ज्यादा लालची स्वभाव के हैं, ठीक है, इतने ज्यादा लालची स्वभाव के हैं, वो सिर्फ लाभ देखते हैं। लाभ देखने के कारण ही वो इस स्थिति में है, ठीक। तो यहां पर मौका मिल गया ब्रिटिश संसद को, और ब्रिटिश संसद ने तुरंत ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा कि चलो निकलो, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन तुमने भारत में प्रॉफिट कमा लिया, अब तुम्हारे दिन पूरे हुए, अब निकल लो यहां से, ठीक है। तो ब्रिटिश संसद के पास सत्ता पहुंच गई और डायरेक्ट, अभी तक क्या था, अब प्रत्यक्ष रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत पर शासन होता था ब्रिटेन का। लेकिन अब 1857 के बाद भारतीय संसद जो ब्रिटेन की संसद थी वो भारत पर प्रत्यक्ष रूप से शासन करने लगी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात। चलिए बताइए भाई, सुरती अग्रवाल जी,
स्टाइलिश राज वर्मा भैया, स्टाइलिश हटा लो, बहुत स्टाइलिश वाले लोग हैं। अचल भैया भी जुड़ गए हैं। जी जी जी, सल्तनत काल का ट्रिक, हाँ थोड़ा सा वो गड़बड़ जल्दी में हो गया था। रतन पांडे, पांडे जी भी हैं, पांडे स्क्वायर हो गया। चलिए बताइए भाई कहाँ पे नहीं समझ में आया। आदर्श जी भी जुड़ गए हैं, वीरा ग्रुप के टीचर हैं। स्टाइलिश राज वर्मा, चलिए भाई आप बढ़िया स्टाइलिश हैं, प्रत्येक क्लास में आप आते हैं, ठीक है, ये आपकी खासियत है। सभी क्लास आप अटेंड करते हैं, बहुत अच्छी बात है। 2-4 लोग हैं जो बहुत अच्छी तरीके से अटेंड करते हैं। मोनिका शर्मा, गुड इवनिंग। हाँ जरा कमेंट करके बता दीजिए कि इतना तक समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए प्रशांत का आ गया, शुभम का आ गया जी। चलिए देखते हैं। ठीक, अब हम लोग किसमें प्रवेश कर गए हैं, आधुनिक भारत में प्रवेश कर गए हैं। अब देखिए यहां पे सत्ता किसके पास है, ब्रिटेन के ब्रिटिश संसद के पास है। ध्यान रखिएगा किसके पास सत्ता पहुंच गई है, ब्रिटिश संसद के पास सत्ता पहुंच गई है। अब यहां से एक नई कहानी आरंभ होती है। हाँ यहां पे एक जरा ये देखिएगा, विकास सर भी जुड़ गए हैं, शुभम थैंक यू भैया, आदर्श जी, चलिए चलिए सब लोग आ गए। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे परिवर्तन क्या होता है। एक तरीके से देखें अंग्रेज हमें बहुत कुछ दे भी गए और हमसे बहुत कुछ ले गए। दिया उन्होंने 20% और लिया 80%, तो बहुत ज्यादा शोषण यहाँ पे किया। अब देखिए कोई भी देश है एकदम तो छोड़ना नहीं चाहता। आपकी जो संपत्ति है क्या आप उसको छोड़ना चाहते हैं? आपकी कोई कंपनी है बनाई हुई, आपका कुछ एक साम्राज्य बनाया हुआ है, आप छोड़ना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इसी तरीके से ब्रिटिश भी नहीं छोड़ना चाहते थे। 1857 की क्रांति के बाद महारानी विक्टोरिया के नाम पे इतना ज्यादा जलवा, एक तरीके से देसी भाषा में कहें इतना ज्यादा भौकाल मचा रखा था कि बहुत अच्छे अच्छे सपने, और भारतीय भी जो वो धुन बजाते थे, भारतीय भी उस पर नाचते थे, ठीक है। बच्चा अभिशासन अधिनियम आया 1858 का, और इस तरीके से बहुत बड़े बड़े सपने, इतनी बढ़िया सुरक्षा हो जाएगी, रेलवे आ जाएगी, वो आ जाएगी, शिक्षा हो जाएगी, बेहतरीन सब चीजों का एक दिव्य स्वप्न दिखाया। ये दिन में स्वप्न दिखाया गया भारतीयों को, और भारतीयों ने उस पर विश्वास कर लिया। ये सबसे बड़ी कमी थी। अब लेकिन धीरे 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 अब भारतीय लोगों की आंखें खुलने लगी। उसके बाद अगला जो क्रांतिकारी कदम होता है वो 1857 की क्रांति के बाद 1885 होता है। सभी लोगों को मालूम है 1885 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बेहतरीन चीज क्या घटित हुई, कांग्रेस का उदय हुआ। कांग्रेस का उदय होता है, क्यों होता है? इससे पहले भी संगठन बनाए जा चुके होते हैं। 1857 से पहले राजा राम मोहन राय, द्वारिकानाथ टैगोर, ये सभी लोग सक्रिय होते हैं राजनीति में। लेकिन 1880 1870 का दशक आते आते भारतीयों को विश्वास हो जाता है कि ये अंग्रेजी जो सरकार है इससे अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। जो दिवा स्वप्न महारानी विक्टोरिया के नाम पर दिखाया गया था वो अब टूट चुका होता है। अब उनको समझ में आ जाता है कि राजनीतिक अधिकारों के लिए जो ब्रिटेन वाले इतना तरक्की कर रहे हैं, यूरोपीय देश इतनी तरक्की कर रहे हैं, इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। तो यही यहाँ पे होता है। 1885 से पहले भी बहुत संस्था बनती है। एक इंडियन एसोसिएशन है जो बहुत महत्वपूर्ण है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। उसके बाद वो एक थोड़ी सी बड़ी संस्था होती है। उसके बाद कांग्रेस का उदय होता है जिसमें एओ ह्यूम का नाम आता है। एओ ह्यूम बहुत ही उदारवादी विचारधारा के थे, बाकी उनके लिए बहुत ज्यादा कटु आलोचनात्मक टिप्पणियां भी रहती हैं। लेकिन हम लोगों को राजनीतिक व्यू नहीं देखना है, हम लोगों को अपने इतिहास देखना है और इतिहास को समझना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपना इतिहास अलग ही चला लेते हैं। उनकी अपनी अलग किताब होती है, अपनी अलग किताब से पढ़ते रहते हैं। गांधी जी का विरोध करते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी का, भगत सिंह जी का, सब चीजों का किसी न किसी का विरोध करना उनकी एक पद्धति पड़ जाती है। तो ये नहीं, एक प्रतियोगी छात्र को दोनों में तुलनात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन करना चाहिए। चलिए, कांग्रेस का गठन होता है। कांग्रेस का गठन होने के बाद इसमें 3 चरण होते हैं। 3 चरणों के रूप में हम लोग इसको पढ़ते हैं। कौन कौन से 3 चरण होते हैं देख लीजिए। पहले नंबर पे उदारवादी होता है, उदारवादी।
जिसमें भी उमेश चंद्र बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, इदासा जी, बाचा सुब्रमण्यम, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बहुत से बड़े बड़े नेताओं के नाम आते हैं। ये उदार विचारधारा के होते हैं। ये अंग्रेजी शासन से सिर्फ और सिर्फ याचना प्रार्थना पत्र के माध्यम से निवेदन करके अपने अधिकारों की मांग करते हैं, अपने लिए बात मांगते हैं। और ऐसा नहीं है कि उदारवादियों की भी बहुत आलोचना होती है। उदारवादियों ने जितना अच्छा काम किया मुझे लगता है किसी और ने नहीं किया। आप सोचिए, अगर शुरुआत में ही उदारवादी विरोध करने लगते तो कांग्रेस का पतन निश्चित था, क्योंकि अंग्रेजी शासन दमनात्मक नीति अपनाता। ठीक है, एक नींव देने का काम उदारवादियों ने कहा, उनका बहुत बड़ा रोल था। हम लोग उनके योगदान को कभी इतिहास में बुलाया नहीं जा सकता। ठीक है, अगर आपसे कोई कहता है हम आपको एक समझ भी देंगे, ऐसी बात नहीं है कि आपको सिर्फ बता दिया एक तथ्यात्मक रूप से, तथ्य से कुछ नहीं होता। अभी पूछ लिया यहाँ कांग्रेस का नाम क्या था, एक छोटे से पेपर में इतना बड़ी बात पूछ लिया, इसलिए हल्के तौर पे मत पूछ समझिए सभी चीजों को। थोड़ा सा आप एंजॉय के साथ पढ़ाई कीजिए। चलिए, उदारवादी, थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो रहा है। उदारवादी चलता है वो 1885 से 1906 तक लगभग रहता है। ठीक है, 1906 क्या 1911 तक मान लीजिए, क्योंकि 1906 तक माना जाता है, लेकिन हमारे हिसाब से 11 तक रखिए। उदारवादी के बाद उग्रवादी युग आता है। ठीक है, 1919 तक रहता है। ठीक है, और उसके बाद भारत के राष्ट्रपिता गांधी जी का युग आता है 1947 तक। इसका मतलब क्या है? युग का मतलब क्या कोई नया युग आ गया था सतयुग द्वापर की तरह? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस की विभिन्न विचारधाराओं ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? युग कहा जाता है। तो उदारवादी विचारधारा ने 1885 से 1906 तक, 1906 से 1919 तक उग्रवादी विचारधारा ने, और 1919 के बाद 1947 तक गांधीवादी विचारधारा ने कांग्रेस के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मार्ग सिर्फ अलग अलग थे। इन्होंने वो उदारवादी नीति अपनाई, इन्होंने उग्रवादी नीति बनाई, इन्होंने गांधीवादी नीति अपनाई। ठीक है, लेकिन लक्ष्य एक, सिर्फ और सिर्फ भारतीय स्वतंत्रता। ठीक, ये बात मानी जा सकती है कि काफी दिनों के बाद जो असली रूप में कांग्रेस का लक्ष्य घोषित हुआ, स्वराज घोषित हुआ, लेकिन मन में जो बात थी वो थी भारतीय स्वतंत्रता। ठीक है, तो इस तरीके से कांग्रेस को हम लोग पढ़ेंगे। उदारवादी युग, उग्रवादी युग, गांधीवादी युग। गांधीवादी युग बहुत ज्यादा आलोचना होती है गांधी जी की। हमको ये बताइए कि अगर आपके कहने पे 50 लोग भी इकट्ठा होंगे? नहीं होंगे। गांधी जी जब चलते थे एक लाठी के सहारे, तो पूरी भारत की सेना जो थी वो उनके पीछे पीछे चल देती। भारत के लोग सेना के रूप में परिवर्तित हो जाते। एक व्यक्ति के कहने पे इतने लोग, तो कहीं ना कहीं पे कुछ बात जरूर होगी। आज अगर आधुनिक विश्व में गांधी जी के विचारों की तुलना की जाए तो हमको लगता है कि आज बहुत ज्यादा उनके विचार जो है वो सार्थक सिद्ध हो सकते हैं। जैसे आतंकवाद के मुद्दे पे है, बहुत से मुद्दे पे अहिंसात्मक, सत्यवादिता, इन तरीके की जो नीति अपनाई थी गांधी जी ने, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज भी ट्रंप नाम लेते हैं, बहुत से लोग कहते हैं वल्लभ भाई पटेल जी का नाम लेते हैं, कोई गलत नहीं था, लेकिन सर्वोपरि गांधी जी ही थे। नहीं तो हम लोगों ने एक खून गिराए, एक खून की बूंद गिराए भी हम लोगों ने आजादी प्राप्त कर ली, लेकिन उसमें भी हमारे क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा सहयोग था। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि सिर्फ गांधी जी की सहायता से, उनके पीछे एक सेना थी, उनके साथ भी बहुत से लोग थे। बस अंतिम है, यात्रा करा दी है पूरी। ठीक है, तो गांधी जी युग हो गया। 1947 में भारत आजाद होता है। वर्षों पुरानी जो हम लोगों ने स्वप्न देखा होता है, जो मध्यकालीन भारत में अरब आक्रमणकारी या बहुत से आक्रमणकारियों से जो दंश भारतीय जनता ने झेला होता है, उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद भी हमारे यहाँ आधुनिक भारत में भी होने के बाद में उसका इतिहास भी अलग है। ठीक है, 1947 के बाद गांधी से नेहरू तक का इतिहास होता है, नेहरू से मोदी तक का इतिहास है। काफी बड़ी यात्रा है। एक संक्षिप्त विवरण इसका देते हैं कि गांधी जी के बाद नेहरू सत्ता में आए। नेहरू की नीतियां महत्वपूर्ण थी, जो उन्होंने विदेश नीति बनाई और भारत के युग निर्माण करता या भारत के शिल्पी कहलाते हैं जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी जी ने भी कई बड़े बड़े काम किए, राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया को अंजाम दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया चीजें की, कहीं पे विफल भी हुए, कहीं पे सफल भी हुए। और उसके बाद 1992 में सबसे ज्यादा क्रांतिकारी कदम हुआ, भारत का उदारीकरण हुआ। भारत का उदारीकरण का युग हुआ। एलपीजी की धारणा आई और एलपीजी की धारणा के बाद भारत में एक युग का प्रारंभ हुआ, जिसमें बहुत त्रिपक्षीय सरकारों का युग चला। और त्रिपक्षीय सरकारों के युग के बाद
फिर 2004 से एक नई परंपरा पड़ी जिसमें बहुमत की दौर आया और भारत ने आर्थिक तौर पे मनमोहन सिंह जी की सरकार में बहुत अच्छे अच्छे लक्ष्य प्राप्त किए, उसकी माननीय मोदी जी की सरकार में भी अच्छे अच्छे लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं। इसी तरह से हम लोगों ने पूरा एक विश्लेषण किया है, पूरे आधुनिक भारत, पूरे मध्यकालीन भारत, पूरे प्राचीन भारत का विश्लेषण किया है। कहां से? पत्थरों से शुरुआत की थी और आज टैबलेट, मोबाइल, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर तक आ गए। राफेल भी आ गया है अब तो, सुबह वाली क्लास राफेल से चली थी। चलिए ठीक है, तो हम लोगों ने कहां से शुरुआत की, एक थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम और लगेगा। पाषाण काल, पाषाण काल के 3 भाग, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का उदय होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक संस्कार का उदय होता है। वैदिक सभ्यता के बाद जो सूत्र काल आता है, निम्नतम स्थिति आ जाती है, ब्राह्मणों का वर्चस्व हो जाता है, क्षत्रिय लोग भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, निम्न वर्ग दब जाता है, स्त्रियों की दशा बहुत ही गंदी हो जाती है। इसलिए धार्मिक आंदोलन चलता है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है। और एक तरफ राजनीतिक आंदोलन चलता है, 16 महाजनपदों का उदय होता है, 16 के बीच में लड़ाइयां होती है और अंतिम एक उभर के आता है मगध का राजवंश, मगध का उत्कर्ष, ठीक है। उसके बाद मगध का उत्कर्ष के बाद मौर्य काल की स्थापना होती है। मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल आता है, फिर से विकेंद्रीकरण हो जाता है, भारत की सत्ता कई क्षेत्रीय हाथों में चली जाती है। मौर्योत्तर काल के बाद एक वंश स्थापित होता है जिसका नाम होता है गुप्त वंश। गुप्त वंश में क्या होता है, फिर से हमारी सत्ता एक हाथ में चली जाती है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य के हाथ में, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, उसके बाद फिर गुप्त काल भी अपने पतन की ओर अग्रसर होता है अयोग उत्तराधिकारियों के कारण, और फिर आता है गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर के बाद 2 कंडीशनें होती हैं, एक इस्लाम का उदय होता है, अरब के आक्रमणकारी भारत पे आते हैं, और एक तरफ भारत का संक्रमण काल आता है जिसमें इतने क्षेत्रीय दल होते हैं, अगर आप एक संस्थापक के भी नाम याद करेंगे तो आप समझिए वो दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी। संक्रमण काल को एक छोटे से 2 भागों में बांट लेते हैं जिसमें नाम आ जाता है त्रिपक्षीय संघर्ष का और राजपूत काल का। राजपूत काल में पृथ्वीराज चौहान के साथ अगर अरब आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी का युद्ध होता है, तराइन का युद्ध हारते हैं और भारत में मध्यकालीन भारत की शुरुआत हो जाती है। और भारत में मध्यकालीन शुरुआत के साथ दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। गुलाम वंश सबसे पहला वंश होता है, गुलाम खिलजी तुगलक लोधी, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी वंश आता है। और लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी होता है। इब्राहिम लोधी का जो हराता है वो थे बाबर, और बाबर भारत में मुगल काल की नींव डालता है। मुगल काल में कई ऐसे बड़े बड़े शासक होते हैं जो अपना पूरा योगदान देते हैं भारतीय विकास में। उसके बाद औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हो जाती है और भारतीय इतिहास 2 भागों में बंट जाता है और प्रारंभ हो जाता है आधुनिक भारत। एक तरफ यूरोपियों का आगमन होता है, यूरोपियों के आगमन में अंग्रेज सर्वसत्ता स्थापित करते हैं, भारत पर नियंत्रण करते हैं, और इधर औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी होते हैं निकृष्ट और धूर्त स्वभाव के होते हैं और पूरा साम्राज्य बहा देते हैं। औरंगजेब के शासन में जो सत्ता स्थापित थी पूरे भारत पे थी, लेकिन 1857 में मुगल जो वंश था वो 4 दीवारी में कैद होकर रह गया और हमने बताया कि कितनी दुर्दशा होती है। और 1857 में मुगल काल का अंत हो जाता है और प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज सत्ता ब्रिटिश सरकार हाथ में चली जाती है। भारत का शासन ब्रिटेन के हाथों औपनिवेशिक काल की स्थापना हो जाती है। औपनिवेशिक काल का विरोध देखते हुए भारतीय लोगों को एक स्वप्न दिखाया जाता है महारानी विक्टोरिया का अच्छे अभिशासन का, और धीरे धीरे हमारा स्वप्न टूटता है। कांग्रेस की स्थापना होती है और कांग्रेस की स्थापना में 3 चरण होते हैं, उदारवादी, उग्रवादी और साथ ही साथ गांधीवादी युग। और गांधीवादी युग के बाद हम लोग नेहरू गांधी पे आते हैं और उसके बाद बहुत से और भी कालक्रम होते हैं। उदारीकरण की नीति आती है, युद्ध लड़ते हैं हम लोग, कारगिल का युद्ध होता है। उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार में आर्थिक स्थिति को अच्छा प्राप्त करते हैं, अमेरिका के साथ संबंध अच्छे होते हैं। उसके बाद भारत में नरेंद्र मोदी शासन आता है और यहां पे भी हम लोग विकास के चरण में अग्रसर। यही पूरा इतिहास का संक्षिप्त विवरण था। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, सिर्फ संक्षिप्त विवरण है, कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ाया है, सिर्फ एक झांकी दी है और सिर्फ एक यात्रा है, कोरी यात्रा। ठीक है, अपनी कल्पना शक्ति बढ़ा लीजिए क्योंकि डेली हम लोग इसी कल्पना शक्ति के साथ पत्थर से सुपर कंप्यूटर तक की यात्रा डेली करेंगे। ठीक है, आपको समझाया जाएगा किस तरीके से सैंधवकालीन सभ्यता आज से सर्वश्रेष्ठ थी, किस तरीके से हम लोगों का जो व्यापार है वो पहले भी उन्नत था और आज की स्थिति में भी उन्नति की ओर बढ़ रहा, किस तरीके से भारत की सामाजिक परिवर्तन हुआ। तो बहुत से लोग आज जुड़े रहे, बहुत अच्छा लगा आज का सेशन।
बस बस श्रुति अग्रवाल जी थक गई हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए भाई, एक बार सभी लोग शेयर कर दें। और हम लोगों का टाइम टेबल क्या है, 8 से 9 सत्यम सर करंट अफेयर्स की क्लास आएगी, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री देख रहे हैं, ठीक है। 9 बजे सौरभ सर, बहुत जाना माना चेहरा, परिचय की कोई आवश्यकता नहीं। 9 बजे रीजनिंग देखेंगे 9 से 10। 10 बजे अंकित सर, शुभम सर, ऋषिपाल सर, 3 में से एक आपको जरूर मिलेगा मैथ्स के साथ, ठीक है। और मैथ आपको आके रहेगी, बिल्कुल आके रहेगी। 5 बजे जहां तक होगा हम मिलेंगे, नहीं तो हमारे भैया हैं राजशेखर मिश्रा जी, राज व्यवस्था के साथ आप लोगों के मुखातिब होंगे। और उम्मीद है कि इंग्लिश की भी क्लास मिलेगी और हिंदी की भी क्लास आप लोगों को 11 तारीख से प्रतिदिन मिलेगी। आपका एक भी सब्जेक्ट कमजोर नहीं रहेगा। ऑफलाइन बैचेस की चर्चा करें तो एनटीपीसी, यूपीएसआई, लोकपाल, 3 बैचेस हम लोगों के यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। 15 तारीख से शुरुआत होगी। जल्दी से जल्दी ऑफिस में आके संपर्क कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने जो प्यार दिया उसके लिए सभी लोगों का धन्यवाद। एक बार फिर से सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, जिससे कोई कमी ना रहे। हम लोगों की टीम बहुत मेहनत करती है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। ठीक है, यहाँ पर फिनिश लिखा हुआ, फिनिश लिखा हुआ।